गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, 23 जनवरी 2022 को किस भारतीय फिल्म ने 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बी, कुझलांग जो फिल्म है इसने जीता है। तो आपको यहाँ से दो चीजें याद रखनी है। पहली कि ये कौन सा फिल्म महोत्सव था ढाका का, तो ये 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था। दूसरी चीज जो कुझलांग इसने किस कैटेगरी में जीता, तो एशियाई फिल्म प्रतियोगिता की कैटेगरी या श्रेणी में जीता है। ओके, 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशियाई फिल्म प्रतियोगिता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कुझलांग ने जीता। ये भारतीय फिल्म है कुझलांग। वर्ष 2022 के लिए इसे भारत की ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई आधिकारिक फिल्म भी है। ठीक है, कुझलांग। तो यहाँ पर कुझलांग के निर्देशक कौन है भाई, तो याद रखिएगा विनोद राज है। कौन है? विनोद राज। ऑप्शन में आपने देखा जल्लीकट्टू, तो जल्लीकट्टू जो फिल्म है ये पहले तो याद रखो जल्लीकट्टू किस शब्द क्यों चर्चा में थी, तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु की सांडों की लड़ाई है। यहाँ पर सांडों को नशीला पदार्थ पिलाकर इन्हें आपस में लड़ाया जाता है। कब? पोंगल के त्योहार पर। कब लड़ाया जाता है? पोंगल के त्योहार पर। कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ओके, तो उसी पर यह फिल्म बनी थी जल्लीकट्टू, जिसे भारत ने 2021 में ऑस्कर में अपनी आधिकारिक फिल्म के रूप में चुना था। ठीक है, और अब इस बार कौन सी बनी है 2022 में भारत की ऑस्कर के लिए? कुझांगल। और यही कुझांगल ने कौन सा पुरस्कार जीता है? 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ढाका में आयोजित की जा रही है। ढाका किसकी कैपिटल है? तो याद रखिए ये ढाका फिल्म वो जो फेस्टिवल है कहाँ आयोजित किया गया? बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा टका। ओके, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। 67वें फिल्म पुरस्कार जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन चुनी गई है? याद रखिएगा कंगना रनावत। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? धनुष और मनोज बाजपेयी। ओके, ऑस्कर 2021 में भारत की आधिकारिक फिल्म एंट्री कौन सी थी? जल्लीकट्टू। कौन सी थी? जल्लीकट्टू थी। ओके, 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया था। किसे? रजनीकांत को दिया गया था। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया? हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। किस किस को? हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। मिताली एक्सप्रेस, मित्र एक्सप्रेस, ये किन देशों के मध्य चलती हैं दोनों ट्रेनें? तो याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती हैं। ठीक है, बांग्लादेश और भारत के मध्य मिताली एक्सप्रेस और मित्री एक्सप्रेस। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। 21 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक, क्या बोलेंगे? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, कोयला दर्पण। कौन सा लॉन्च किया गया है? कोयला दर्पण। किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा केंद्र सरकार के द्वारा। किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो याद रखिएगा कोयला क्षेत्र के लिए। किसके लिए? कोयला क्षेत्र के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक साझा करने के लिए कोयला दर्पण पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से कोयले से संबंधित उत्पादन, कोयला संबंधी आवश्यकता, कोयला खरीद और नीलामी आदि संबंधी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। अब देखो यहाँ पर कोयले की बात आ रही है, तो कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। और इसे क्यों इस आधार पर बांटा गया? इस 4 प्रकार का आधार पर बांटने का आधार क्या है? तो ये आधार है आपका कार्बन। ओके, किस आधार पर बांटा गया कोयले को? कार्बन की मात्रा के आधार पर। मतलब किस कोयले में कितनी कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो ये 4 तरह का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ओके, कार्बन की मात्रा के आधार पर इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सर्वाधिक गुणवत्तापूर्ण एंथ्रेसाइट कोयला, जबकि निम्न कोटि का पीट कोयला होता है। क्योंकि जो एंथ्रेसाइट है इसमें 80 से लेके 95% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ओके,
फिर आपका 60 से लेके 80% तक इसमें कार्बन की मात्रा बिटुमिनस में पाई जाती है और 50 से लेके 60 तक इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जबकि जो आपका पीट कोयला होता है इसमें 30 से लेके 50% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। मतलब बेसिकली इसको जलाने पर सिर्फ धुआं ही धुआं निकलता है, इसलिए इसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। और भारत में सर्वाधिक किस कोयले का उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा बिटुमिनस कोयले का। किसका? बिटुमिनस कोयले का। कहाँ पर होता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, ओके, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में होता है। मतदाता दिवस की थीम क्या रही 2022 में? मतदाता दिवस हमने कब मनाया? 25 जनवरी को मनाया। थीम क्या रही? चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। ठीक है, चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। याद रखिए कब मनाया? 25 जनवरी को मनाया। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे वर्तमान में? सुशील चंद्रा हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। पर्यटन दिवस की थीम क्या रही? कब मनाया गया? 25 जनवरी को मनाया गया। ओके, ग्रामीण पर्यटन। क्या थी थीम? ग्रामीण पर्यटन। कब? 2022 की थीम। ओके, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी थी। कौन थी? वीएस रमा देवी। वीएस रमा देवी, याद रखिएगा। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा लिविंग रूट ब्रिज निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये ब्रिज आपने कई बार देखा होगा, कई फिल्मों में, कई सॉन्ग में इसका उपयोग किया गया है, कई वीडियोस में बताया जाता है। तो ये इसे क्या कहा जाता है? लिविंग रूट ब्रिज। मतलब ये जो जड़ें हैं ये क्या है? जीवित हैं। ठीक है, तो इनसे बना है ये ब्रिज। ये किस राज्य में आपको देखने को मिलता है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, मेघालय। और इन तीनों राज्यों को भी याद रखिए, क्योंकि 21 जनवरी 2022 को क्या मनाया गया? इन तीनों का स्थापना दिवस मनाया गया था। मेघालय में स्थित लिविंग रूट ब्रिज के लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय इंडियन जूलॉजिकल सर्वे ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने की मांग की है। इस लिविंग रूट ब्रिज को रबड़ के पेड़ों से बनाया गया है। जो प्राकृतिक रबड़ होती है उसके पेड़ों की जो जड़ें हैं उससे बना हुआ है ये ब्रिज। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है भाई? धृति बैनर्जी हैं। कौन है? धृति बैनर्जी। ओके, याद रखिएगा पहली महिला है धृति बैनर्जी। इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? कोलकाता में। यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? पेरिस, फ्रांस में। अब देखिए रूर क्षेत्र, रूर क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? तो रूर क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला उत्पादन के लिए। किस देश में है ये रूर क्षेत्र? जर्मनी में। कहाँ है? जर्मनी में। इसे क्या कहा जाता है? काला क्षेत्र भी कहा जाता है। काला क्यों? कोयले की वजह से। भारत का रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार को। क्लियर है? दामोदर नदी घाटी और छोटा नागपुर के पठार को क्या कहा जाता है? भारत का रूर क्षेत्र। मीथेन गैस ये कहाँ से निकलती है? कोयला खानों से। याद रखिएगा कोयला खानों से मुख्यतः किस गैस का स्राव होता है या कौन सी गैस निकलती है? तो आपको याद रखना है मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस। यूनेस्को में वर्तमान में भारत के कितने धरोहर स्थल हैं? याद रखिएगा 40। कितने हैं टोटल? 40 है। 40वां कौन सा बना है? तो 40वां बना है गुजरात का धोलावीरा। ये कौन सा है? धोलावीरा आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है धोलावीरा। कहाँ है ये? गुजरात में। और ये क्या बना है? भारत का यूनेस्को में यूनेस्को का 40वां विश्व धरोहर स्थल। 39वां कौन सा था? 39वां था रामप्पा मंदिर तेलंगाना। रामप्पा मंदिर तेलंगाना। ओके, यूनेस्को के जो बेस्ट सिटी होती है ना, जो विरासत शहर होते हैं, उस लिस्ट में भारत के कौन से 2 शहर शामिल है? अहमदाबाद गुजरात और जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर? हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली गई है? देखिए जीतने की बात हो रही है, पहले याद रखिए कौन सा संस्करण था? 9th एडिशन था। ओके, किस तरह की थी? आइस हॉकी थी। किसने जीत ली है? तो राइट आंसर होगा ए, लद्दाख ने जीत ली है। तो लद्दाख ने किसको हराया है? तो लद्दाख ने चंडीगढ़ को हराया है। किसको हराया है?
चंडीगढ़ को हराया है। हाल ही में 9वीं राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप लद्दाख के द्वारा जीत ली गई है। चंडीगढ़ को हराकर लद्दाख ने यह चैंपियनशिप जीती है। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया। आयोजन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश में। कौन जीता? लद्दाख। किसे हराकर? चंडीगढ़ को हराकर। यूनेस्को की अमूर्त धरोहर कितनी है भारत में? यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट, अमूर्त धरोहरों को क्या बोला जाता है? इंटेंजिबल साइट। कितनी है? 14। ओके। और हाल ही में कौन सी शामिल की गई 2021 में? तो कोलकाता की दुर्गा पूजा, कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। हरनाज कौर संधू 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीती है इन्होंने। किसने? हरनाज कौर संधू ने। कहाँ की है ये? चंडीगढ़ की है। ओके। पहली किसने जीती थी? सुष्मिता सेन ने। दूसरी किसने जीती थी? लारा दत्ता ने। तीसरी किसने जीती? हरनाज कौर संधू ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी पदक कौन सा जीता भारतीय टीम ने? तो भाई याद रखिएगा, ब्रॉन्ज जीता है। कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज। ओके। किसे हराकर जीता है? जर्मनी की टीम को। किसे हराकर जीता है? जर्मनी की टीम को। स्नो लेपर्ड राजकीय पशु किसका है? लद्दाख का है। लद्दाख का राजकीय पशु क्या है? स्नो लेपर्ड है। कौन सा है? स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ। ओके। और एक और चीज याद रखिए आप, लद्दाख से देश का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है कौन सा है क्षेत्र में? हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? लद्दाख में। नेक्स्ट है, हाल ही में CSIR केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के परीक्षण के लिए कौन सी एक स्वदेशी किट विकसित की है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, ओम नामक ये स्वदेशी किट विकसित की गई है। हाल ही में CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट के परीक्षण के लिए एक स्वदेशी किट ओम विकसित की है। इस किट की कीमत मात्र 150 रुपए है। यह 2 घंटे में परिणाम देगी। कितनी है कीमत? पहले याद रखिए किसने बनाई है? तो CSIR और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई। दूसरा, किट का नाम क्या है? ओम है। तीसरा, इसकी कीमत कितनी है? 150 रुपए मात्र है और 2 घंटे में ये रिजल्ट दे देगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट की क्या है? B.1.1.529 ये इस वेरिएंट का नाम है। कहाँ मिला ये? दक्षिण अफ्रीका में पाया गया पहली बार। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये कहाँ है? पुणे में है। क्योंकि कोई भी किट है उसे मंजूरी कौन देता है मार्केट में लाने की? परमिशन कौन देता है? तो यही देता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? पुणे में मिलेगा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ मिलेगा आपको? लखनऊ में। कहाँ मिलेगा? लखनऊ में। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। हाल ही में कौन सा राज्य एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, ग्राफिक्स, कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, कर्नाटक। कर्नाटक में पहली बार एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, ग्राफिक कॉमिक्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया है। AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर्नाटक में की गई है। यह देश का पहला राज्य जहां ऐसा सेंटर है। इसकी जो स्थापना की गई है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, ये किस पहल के तहत की गई है? इनोवेट कर्नाटक के तहत। किसके तहत? इनोवेट कर्नाटक के तहत। कर्नाटक के CM कौन है? बसवराज बोम्मई। नेक्स्ट है, विजयनगर। कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है? विजयनगर है। विजयनगर की अगर हम हिस्ट्री देखें तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी? 2 भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का ने। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। कब की थी? 1336 ईस्वी में की थी हरिहर और बुक्का ने। और इस विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? KDR थे। ठीक है, कृष्ण देव राय KDR। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, अमुक्त मल्याड़। अमुक्त मल्याड़ याद रखिएगा। यक्षगान, यक्षगान जो नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है। यक्षगान का संबंध कर्नाटक से है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कर्नाटक में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है,
हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा नेपच्यून स्ट्राइक 2022 नौसैनिक अभ्यास का संबंध निम्न में से किस संगठन से है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या इसे शॉर्ट में कहेंगे नाटो से संबंधित है। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री नौसैनिक अभ्यास नाटो सदस्य देशों के द्वारा किया जा रहा है। भूमध्य सागर में इस अभ्यास को किया जाता है जो 12 दिनों तक चलता है। ओके, ये अभ्यास किस सागर में होता है? भूमध्य सागर में। याद रखिए अच्छे से, लोकेशन कौन करता है? नौसैनिक अभ्यास होता है। किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत? नाटो के तहत। कितने दिन चलता है? 12 दिन चलता है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहाँ मिलेगा? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। कहाँ मिलेगा? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और यूरोपीय जो संसद है, ठीक है, यूरोपीय देशों की जो संसद है, यूरोपीय संघ की संसद, इसका हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ मिलेगा? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। पाब्बी आतंकवाद विरोधी युद्ध अभ्यास ये किस संगठन के द्वारा किया गया था? तो ये आतंकवादी विरोधी अभ्यास था संघाई सहयोग जो संगठन है इनके द्वारा। ओके, और इसका 9th मेंबर कौन बना है? एससीओ का। तो याद रखिएगा ईरान। कौन बना है इसका 9th मेंबर? ईरान बना है 2021 में। डस्टलिक अभ्यास ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। किस किस के मध्य? इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य। काजिंद अभ्यास ये इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य होता है। कजाकिस्तान का नाम आते ही आपको याद आना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड भू अवेष्टित देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान ही है। इसकी कैपिटल बदली गई है, क्या हो गई है? अलमाटी से नूर सुल्तान हो गई है। अल नगहा ये भारत और ओमान के बीच में होता है। किस किस के बीच में? भारत और ओमान। अल नगहा एक्सरसाइज। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, अभी हमने ऊपर देखा कि भाई भूमध्य सागर में होता है कौन सा? नेपच्यून स्ट्राइक। नेपच्यून स्ट्राइक जो है किस सागर में होती है? भूमध्य सागर में। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है जो इटली में स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष देश भर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष देश ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? राइट आंसर होगा बी, 73वां गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। इसी दिन को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 में भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र में राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वो चुना हुआ होता है, ना कि वंशानुगत। ओके, जैसे ब्रिटेन की महारानी है, फिर उनके लड़के या लड़की राजा बनेंगे, लेकिन हमारे देश में क्या होता है? पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से फिर अगले राष्ट्रपति चुने गए, और वर्तमान जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इन्हें भी चुना गया है भारत की जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। भारतीय गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस तिथि को स्मरणीय बनाने के लिए जो ये डेट थी 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया, बल्कि बनकर तो नवंबर में ही तैयार हो गया था ना। 26 नवंबर 1949 को क्या किया था हमने? संविधान को अंगीकार और आत्मर्पित कर लिया था। भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे और वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी हैं। विश्व का नवीनतम गणतंत्र कौन सा है? तो आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा बारबोडास। बारबोडास जो है इसने क्या करा है? ब्रिटेन की जो महारानी है उन्हें अपने राष्ट्राध्यक्ष के रूप में अस्वीकार कर दिया गया, और यहाँ पर इनका खुद का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? विश्व का नवीनतम गणतंत्र बारबोडास। संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान ये दोनों कब अपनाए गए? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्र ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1950। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस देश में भारत तथा उस देश के सहयोग से चलाए जाने वाले सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर होगा हमारा ए, मॉरिशस। कहां पर? मॉरिशस में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में भारत की सहायता से चलाए जाने वाले सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है। मॉरिशस और मेडागास्कर के बीच में रीयूनियन द्वीप स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीयूनियन द्वीप। ओके, और ये रामनाथ कोविंद पहली बार भारत के पहले राष्ट्रपति बने जो इस द्वीप की यात्रा की थी। ओके, मॉरिशस 4Gs का समूह है। ये 4 द्वीप जो हैं इनका समूह है ना, 4 द्वीपों का समूह है। कौन? मॉरिशस। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन से 4 द्वीप हैं, ये चारों द्वीपों को याद रखेंगे आप। मॉरिशस, रोड्रिगस, अलालेगा और सेंट ब्रेडेन द्वीप। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है जो किस द्वीप पर स्थित है? मॉरिशस द्वीप पर स्थित है। एक बार आरआरबी में ये क्वेश्चन आ चुका है कि मॉरिशस की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है, तो ये चारों द्वीप के नाम दे दिए गए थे इसीलिए यहाँ इंक्लूड किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए पोर्ट लुइस जो है ये मॉरिशस द्वीप पर स्थित है। हाल ही में किस उच्च न्यायालय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति के अध्यक्ष जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 2 डिजिटल सेवाओं का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, गुजरात हाई कोर्ट के लिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ई समिति के अध्यक्ष जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने गुजरात उच्च न्यायालय के लिए 2 डिजिटल सेवाओं का उद्घाटन किया है। कौन कौन सी हैं? एक है जस्टिस क्लॉक, एक है अदालती शुल्क का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान। जस्टिस क्लॉक एक LED डिस्प्ले है। इसे गुजरात हाईकोर्ट के परिसर के पास एक चौराहे पर जमीन से 17 फीट की ऊंचाई पर लगाया गया, जिसमें आपको पूरा डाटा दिखाई देगा कि कौन कौन से मामलों में निर्णय हुआ, कितने मामले लंबित है, कौन किन पर आज विचार किया गया, डेट वाइज सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इस जस्टिस क्लॉक में गुजरात में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाएगा। याद रखिएगा, गुजरात हाईकोर्ट। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है? बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, अच्छे से याद रखिएगा। राइट आंसर होगा ए, पिछड़ा वर्ग या OBC से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की संवैधानिकता को बरकरार रखा। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार गठित किया गया। आर्टिकल 340 याद रखिए, इसके तहत आयोग गठन की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। पिछड़े वर्ग आयोग को काका कालेलकर आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, 53 में गठित हुआ, 55 में रिपोर्ट दी। मद्रास बनाम चंपकम दोराई राजन मामला अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। इस मामले में मद्रास राज्य के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें जाति के आधार पर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में सीट का बंटवारा करने का आदेश दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कहीं कहीं पर वीडियो ब्रेक करके रिकॉर्ड की गई है। ओके, क्योंकि खांसी इतनी ज़ोर से आती है तो कंट्रोल नहीं हो पाता है। आप हमें सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना सपोर्ट हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।